इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में, राइट। सो हमारा क्लाउड को इम्प्लीमेंट करने में खर्चा कितना आएगा और उसके बाद हमारा फ़ायदा कितना होगा। ऐसा ना हो कि हमारे खर्चे ज़्यादा हो और उसके कंपैरिजन में हमें बेनिफिट कम हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप सपोज करिए कि दिल्ली से अगर आपने जाना है नोएडा तक, तो आपके पास मल्टीपल वे हैं। एक रास्ता है कि आप जो है बस से चले जाएँ, या फिर आप अपनी कार खुद से लेके चले जाएँ, या फिर आप ट्रेन में भी जा सकते हैं। अगर आप अपनी कार में जाना चाहते हैं तो अब वहाँ पे जाने के लिए कार में जो है पेट्रोल आपका लगेगा, मे बी आपको अब 1000 रुपये या 1500 भी लग सकता है। दूसरा रास्ता ये है कि आप बस से या ट्रेन से चले जाएँ, जो कि 100 रुपये में भी आपका हो जाएगा। तो ईजिली जो है आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं कम खर्चे में, राइट। तो एग्जाम्पल इसमें देना चाहता हूँ कि अगर आप जो है आपसे कि मतलब आपका कॉस्ट कितना है और बदले में जो है आपका बेनिफिट कितना है। अगर आपको नोएडा जाने में मुनाफा 50,000 का होने वाला है, आपका बढ़िया मीटिंग करने जाना है, और ऑब्वियसली आप गाड़ी से जाओगे, बट अगर आप बस किसी छोटे से काम से जा रहे हो और शाम को ही वापस लौटना है आपको, तो आप बस से भी जा सकते हो, बस से आ सकते हो, ताकि आपका खर्चा जो है कम हो जाए। तो आपने एज ए बिजनेसमैन हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, राइट। सो आज इसमें जो है देखते हैं कि जब क्लाउड लेना चाहते हो तो इस तरीके के किस तरीके के राइट की एनालिसिस करने पड़ते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं, और क्या पैरामीटर्स जो है हम लोगों को इसमें फॉलो करना पड़ता है या कंसीडर करना पड़ता है, राइट। तो आइए देखते हैं इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो कि इसके अंदर जो 5 सिग्निफिकेंट वेज हैं। द पे एज यू गो यूज मॉडल, राइट। सो इसमें कॉस्ट कटिंग के जो 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनमें पहला पॉइंट है द पे एज यू यूज मॉडल। आप भी जानते हैं कि जितना आप इस्तेमाल करेंगे द पे एज यू यूज मॉडल का मतलब ये है कि क्लाउड में रिसोर्सेज को इस्तेमाल करोगे, आपको सिर्फ उतना ही पैसा देना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ताकि आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप घर में जितनी बिजली की खपत करते हो, बिजली जितना ही इस्तेमाल करते हो उतना ही आपके घर का बिल आता है। आप एसी चलाते हो तो बिल उस महीने ज़्यादा आता है, किसी मशीन एसी नहीं चलाया किसी ने तो उसका बिल भी ऑब्वियसली कम आएगा। तो क्लाउड में भी ऐसा ही कुछ है, जिसमें रिसोर्सेस आप ज़्यादा यूज करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, राइट। सो दूसरा फैक्टर है जो क्लाउड में आपको कास्ट कटिंग में मतलब हेल्प करता है, जिससे कि कास्ट कम हो जाती है। देखिए 5 वो फैक्टर हैं जो क्लाउड में कॉस्ट को कम करते हैं। जनरली हम जो मान के चलते हैं, जैसे कि दूसरा फैक्टर जो है द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस में क्लाउड में ही नहीं, क्योंकि क्लाउड में सब कुछ जो चीज़ें आपकी रिमोट लोकेशन पे पड़ी हैं, आपकी AWS पे या ये जोर पे पड़ी हुई हैं, आपको बस आपके पास भी हार्डवेयर तो नहीं है, क्योंकि जिसकी मेंटेनेंस जो है कि आपको करनी पड़े, सब कुछ जो है इसमें क्लाउड पे पड़ा हुआ है। तो ये बेनिफिट है यहाँ क्लाउड का, आपको किसी भी तरीके के हार्डवेयर मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती है। तो क्लाउड का बड़ा अच्छा बेनिफिट है। तो आपको अपना एम्प्लॉय ज़्यादा रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑब्वियसली, क्योंकि हार्डवेयर को मेंटेन करें उन चीज़ों की, क्योंकि सारा चीज़ें क्लाउड पे है। पावर सप्लाई की टेंशन आपको नहीं है, हार्डवेयर रखने के लिए स्पेस की टेंशन आपको नहीं है। ये तीनों ही फैक्टर आप अगर क्लाउड पे मूव करते हो तो ये आपकी जो है रिड्यूस हो जाएंगे। ना आपको बिजली का खर्चा आएगा, ना आपको स्पेस का रेंट आएगा आपका, और यही सब एम्प्लॉय ज़्यादा आपको रखने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ही कॉस्ट कंट्रोल जो है आपकी हो गई यहाँ पे, तो क्लाउड पे मतलब जाने से। जो तीसरा फैक्टर है वो है इट अलाउज बिजनेस टू फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस फंक्शन। देखिए अगर आपके एम्प्लॉय जो है हार्डवेयर को मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं और उनके पास जो है हार्डवेयर है ही नहीं, सो उन्हें टेंशन ही नहीं है कि मेरा हार्डवेयर ख़राब हो जा रहा है, उन्हें टेंशन ही नहीं है कि मुझे ये कहाँ रखना पड़ेगा, मुझे नया हार्डवेयर कहाँ रखना है, ताकि इनके केबलिंग कैसे करनी है। और ऑब्वियसली जब ये उनका ओवरहेड कम हो जाता है तो उनकी फ़ोकस किस चीज़ पे होगा, उनका फोकस कोर बिजनेस फंक्शन पे होगा, और वो अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे अपने चीज़ों पे, अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, और उनका जो है आउटपुट होगा वो भी आपको अच्छा मिलेगा। बिकॉज आपके जो एम्प्लॉय हैं उनका टारगेट एक ही है कि उन्हें क्लाउड पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, और ये हेडेक नहीं लेना है कि मैंने हार्डवेयर भी मेंटेन करना है, मैंने केबलिंग भी मेंटेन करनी है, पावर सप्लाई का भी ख्याल रखना है। जब जो सारी चीज़ें क्लाउड पे हैं तो उनका ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लाउड मेंटेन करिए। तो ऑब्वियसली कोई भी किसी चीज़ पे ध्यान देगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक क्या है इसके परफॉर्मेंस, अच्छे आउटपुट पे ध्यान जाएगा कि हमें किस तरीके से काम करना हो, बेटर परफॉर्मेंस लाएँ।
राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी क्लाउड पे जाने से। जिसमें चौथा पॉइंट है वो है इट एलिमिनेट द नीड टू एक्सपेंड ऑन एडिशनल रिसोर्सेज एज द बिजनेस एक्सपेंड्स, राइट। सो इसमें जो है एडिशनल रिसोर्सेज को एलिमिनेट कर देता है। और अगर आपका कल को सपोज करिए आज आपने एक कंपनी खोली है, सॉफ्टवेयर कंपनी, जो आपके 50 क्लाइंट हैं, 50 क्लाइंट के लिए आपने 2 सर्वर रखे हुए हैं, लेकिन कल को आपके 50 जगह 500 क्लाइंट हो गए, तो आपको जो है सर्वर बढ़ाने भी पड़ेंगे तो उन्हें सर्विस देने के लिए। बट अगर आप क्लाउड पे हो, सारी चीज़ें क्लाउड पे आप मैनेज जो हो, तो सारी चीज़ें जो क्लाउड मैनेज करेगा, आपकी क्लाइंट बढ़ेंगे। आपने वहाँ पे वर्चुअल मशीन एक्स्ट्रा ले लेनी है, इंस्टांस एक्स्ट्रा ले लेनी है, राइट। तो ये आपको किसी भी तरीके के एडिशनल रिसोर्सेज की हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली सिर्फ यहाँ पे एडिशनल हार्डवेयर ही नहीं मैटर करेगा। अगर आपको नॉर्मल सिनारियो में काम कर रहे हो तो उस हार्डवेयर को रखने के लिए आपको जगह भी चाहिए। अभी आपका एक छोटा सा ऑफिस या 2 कमरों का आपने 10 सर्वर लगा के रखने हैं, और ऑब्वियसली आपको ऑफिस भी शिफ्ट करना पड़ेगा, बड़ा ऑफिस अगर लेना पड़ेगा तो बहुत सारी ये सब चीज़ों के लिए टेंशन होती है। लेकिन अगर आप क्लाउड पे हैं तो आपको कुछ भी जो है नहीं करना है। वही 2 कमरों के ऑफिस आप जो है 50 सर्वर मैनेज कर सकते हैं क्लाउड पे, क्योंकि सर्वर को ऑफिस में लगे ही नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई फिजिकल चीज़ें हैं नहीं। तो क्लाउड पे रखे हुए जो है किसी रिमोट एरिया पे जो है, जहाँ भी डेटा सेंटर होगा AWS का या फिर आपका या जियोर हुआ, तो वहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं। तो ये है कि समझ आ रही है बात को, ताकि आपने तो सिर्फ इंटरनेट के थ्रू जो है उन्हें एक्सेस करना है और सर्विस देनी है आपके कस्टमर्स को, राइट। तो ये एक बड़ा जो है ईजी हो जाता है। जो लास्ट पॉइंट है वो है कॉस्ट फॉर बैकअप, रीस्टोरेशन, डिप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी हार्डवेयर एंड आर टेकन केयर बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो बैकअप की आपको टेंशन नहीं लेनी है। कोई अगर स्टोरेज फॉल्टी हो रही है उसकी भी आपको जो है हेडक नहीं लेनी है। अगर आपकी सर्विस जो है सर्विस ले रहे हैं तो उनकी हेडक वो आपको प्रॉपर जो अवेलेबिलिटी है प्रोवाइड कराएंगे, जो क्लाउड साइड से है, जो कि SLA होता है, एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो है स्टोरेज ख़राब हो जाती है, सर्वर ख़राब हो रहा है, आपको 100% अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं बैकअप में चीज़ें तो देखो कभी भी ख़राब हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, आपने ख़रीदे हुए हैं और ख़राब होते हैं तो उनका खर्चा भी आपको ही लगेगा। बट अगर आप क्लाउड पे आप ले रहे हैं क्लाउड से, तो क्लाउड में उनकी टेंशन नहीं है। क्लाउड वाला जो अपने आप वो ठीक करके आपको जो है देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेंटेन का खर्चा है, बैकअप का खर्चा है, रिस्टोरेशन या रिप्लेसमेंट फॉल्टी हार्डवेयर का खर्चा है, वो आप जो है उससे बच जाते हैं, क्योंकि आपका सर्विस प्रोवाइडर उन सारी चीज़ों को खुद ही हैंडल करता है, राइट। तो ये 5 बेनिफिट हैं जो इसलिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब हम अपने फ़ायदे और मुनाफे की बात करेंगे तो पहले क्लाउड के मुनाफे हमारे दिमाग में होने चाहिए कि क्या बेनिफिट होंगे अगर हम क्लाउड पे जाते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट एज यू कैन से। तो आपकी कॉस्ट कटिंग में आपका हेल्प करेंगे ये 5 चीज़ें, आपकी कॉस्ट कटिंग में जो कम हो जाएंगी। तो अगर आप रियल टाइम में काम कर रहे हैं तो आपका क्लाउड पे जाते हो, तो इन 5 बेनिफिट की वजह से ही आप जो है कास्ट जो है आपका कास्ट जो है कम हो जाती है। तो ये डेफिनेटली कम हो जाएगी जब इन चीज़ों का जो है सारी चीज़ें पे ख्याल रखते हैं और हम वहाँ पे जो है इजली मूव करते हैं अगर क्लाउड पे। तो अभी आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारी की फैक्टर टू कंसीडर वाइल डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। दीज आर द की फैक्टर। सो पहला आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, तो आपको मेजर करनी पड़ेगी कि मेरा एक्चुअल खर्चा है अभी मैंने जो है यहाँ अपना ये लगाया है सेटअप, इसमें मेरा कितना खर्चा आएगा। उसके बाद आपने जो कॉस्ट निकाली है वो आपने क्लाउड की निकाली है कि अब मैं क्लाउड पे जाऊंगा तो मेरा खर्चा कितना आएगा। तो पहले वाली जो दोनों सिनारियों की कॉस्ट आप निकालें, आप रियल टाइम में जो अभी आपको सिनारियो हैं उसकी कॉस्ट आप निकालेंगे, क्लाउड पे क्या कॉस्ट बन रही है आपको अंदाजे से वो आप निकाल लेंगे। उसके बाद सेकेंड है फॉरकास्टिंग लोड बैलेंसिंग एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। उसके बाद आपने अंदाज़ा भी लगा कि फ्यूचर में 6 महीने बाद या क्या मेरी रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ सकती है, और अगर आपने कंपनी को 2 साल
हो गए तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ रही है, ऑब्वियसली क्लाउड पे जाने से भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। अब ऐसा मान के चलते हैं कि उसको उसके हिसाब से आप क्या नाम है इसका एडिक्शन करोगे कि अगले 1 साल में 1 ईयर में ये मेरा कितना इनका जो है कितना ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, कितना ज़्यादा कस्टमर्स मुझसे जुड़ेंगे, राइट। लोड बैलेंसिंग के बारे में भी आपको बात करनी पड़ेगी। तो लोड बैलेंसिंग क्लाउड में बड़ी इजी हो जाती है, रियल टाइम में भी डिफ़िकल्ट होती है, बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो लोड बैलेंसिंग का भी इशू है, वो भी आप जो है रिजॉल्व करेंगे, उसके भी आपके दिमाग में जो है चीज़ों को रखना होगा और उससे जुड़ी कॉस्ट भी जो भी है। अगला है रीसाइजिंग, राइट। सो रीसाइजिंग बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगला कंप्यूटिंग टोटल कास्ट ऑफ ओनरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लाइसिंग मॉडल एंड कॉस्ट कटिंग। तो अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, सिंगल सिंगल करके इन चीज़ों को। जो है पहला पॉइंट है वो है मेजरिंग एक्चुअल कॉस्ट। मतलब है इसका क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन इन्वेस्टमेंट मेड टू reap some solid benefit for the long term. To access the value of this investment, the actual cost must be weighted against the benefit of cloud outcomes. तो इनका मतलब यह है कि अगर आपने क्लाउड के बेनिफिट उठाने वाले हैं तो पहले आपका ये देखना पड़ेगा कि जब आप क्लाउड पे जा रहे हैं तो आपका खर्चा कितना आ रहा है और एक्चुअल में आप कितना कमाते हैं। अगर आपका मुनाफा कम है और क्लाउड पे जाने से खर्चा ज़्यादा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सो नेगेटिव में जाके रहने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे फार्मूला में भी उन्होंने बेसिक सा बनाया हुआ है कि क्लाउड की कॉस्ट निकालने के लिए भाई आप यूनिट कॉस्ट ऑफ क्लाउड निकाल लो। अपनी यूनिट कॉस्ट ऑफ क्लाउड का मतलब ये है कि एक रिसोर्स आपने 1 घंटे इस्तेमाल किया, उसका खर्चा कितना आ रहा है। सपोज मैंने एक सर्वर 1 घंटे के लिए यूज किया और उसकी कॉस्ट 20 रुपये आती है, तो ये यूनिट कॉस्ट ऑफ क्लाउड हो गई, राइट। सो 20 जो है मेरी यूनिट कास्ट होगी। सो रेवेन्यू आपका टोटल रेवेन्यू कितना है माइनस कास्ट ऑफ क्लाउड पे क्या बोलते हैं इसको, क्लाउड पे जाने का टोटल खर्चा कितना आ रहा है। तो आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है वो चीज़ आप देख लो, मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट ऑफ क्लाउड कर दो और राइट। सो इसमें उसके हिसाब से ही ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी है यूनिट कॉस्ट ऑफ क्लाउड रिफर टू द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इंस्टेंस पर आवर, राइट। तो वो यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप वो पॉजिटिव रहता है, अगर उसमें आपको दिख रहा है कि यार क्लाउड पे जाके मुझे नुकसान कम और जो है मेरा खर्चा जो है कम आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप जो है क्लाउड पे जाएंगे। तो ये फार्मूला है क्लाउड पे जाने का, राइट। तो आपने यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ब्रैकेट में रेवेन्यू जो आपकी कंपनी का पूरा मुनाफा है और पूरे साल का और साल भर का जो खर्चा आपके पास आपस में जो है माइनस कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ क्लाउड का जो है आपका आ जाएगा, राइट। सो इसके बाद है फोरकास्टिंग लोड बैलेंसिंग एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। देखिए फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि पता लगाना कि एक अंदाज़ा लगाना है किसी चीज़ के आगे कितना लोड आ सकता है, राइट। तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर काम करता है होता है लोड बैलेंसिंग की। अगर मान लो मेरे पास 2 सर्वर हैं और दोनों के 50% का लोड है तो ठीक काम चल रहा है, और लेकिन अगर सर्वर पर 80% लोड हो गया तो दूसरे सर्वर 50 है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। या तो आप जो है लोड बैलेंसिंग करो, अब उस 80% जो है दोनों को बराबर करना है। 50 + 80 जो कि कितना हो जाएगा, हो जाता है 130। तो आप जो है 130 को डिवाइड बाई 2 कर दो, 65 हो जाएगा। अगर दोनों का 60 से 65% तक का आपका जो है लोड कर दिया, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं जो है सर्वर जो है 65% यूटिलाइजेशन जो है हो रहा है, तो भी आप कहीं काफ़ी ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप एक और सर्वर जो है क्रिएट करेंगे और फिर उन पे जो है बैलेंस करेंगे, राइट। तो ये जो है एक तरीका होता है लोड बैलेंसिंग का। लोड बैलेंसर्स in the cloud computing environment enables the optimum use of resources in the cost efficient manner, right। so obviously बात है कि लोड बैलेंसर्स जो है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करता है। अगर आपके पास 20% का ही लोड है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, 2 सर्वर हैं जो 20% यूटिलाइज हो रहे हैं, एक सर्वर को अगर बंद करके ही एक सर्वर को चलाएं
तो उसको लोड कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 40%, यानी दूसरा जो बंद किया है उसका लोड भी इस पहले वाले पे शिफ्ट हो जाएगा। तो लोड बैलेंसर्स जो है बड़े हैं, इंटेलिजेंस वे में काम करता है कि आपको जो है बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपने कर दिया है तो वो अपने आप करेगा। आपको नहीं करना है कि मेरे को दिन रात बैठना देखना लोड कब बढ़ रहा है, लोड कब जो है घट रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटेड होती है पहले से, सब कुछ इंटेलिजेंस कर सकते हैं आप, या फिर आप एक इंटेलिजेंस सिस्टम कह सकते हैं जो कि सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, राइट। तो उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑप्ट फॉर द फॉर्मर सर्विस एज दिस लोड बैलेंसर्स यूज ए वाइड रेंज ऑफ TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ऑप्टिमाइजेशन टू इम्प्रूव द कैपेबिलिटीज ऑफ द सर्वर इंस्टीड ऑफ लॉन्चिंग मोर इंस्टांस फ्रिक्वेंटली। तो दूसरा इनका ये कहना है कि अगर आप बार बार नए सर्वर, ज़रा सा लोड बढ़ा है और आपने सर्वर क्रिएट कर दिया, उसकी जगह आप ऑप्टिमाइजेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें। बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि मान लो आपका 50% का लोड है, अगर आपने जैसे ही 50 से ज़्यादा 1%, जैसे कि 1 पर 60% हुआ, 1 पर 50% हो गया, तो आपने इंस्टांस क्रिएट किया, तो वो ना करके आप जितना हैंडल कर सकते हैं, सपोज दोनों सर्वर 75 अगर लोड मैनेज कर सकते हैं, तो आप वेट करिए वहाँ तक जाने का। उनके अगर 75 से भी एक्सीड कर रही है लिमिट, तो आप एक नया सर्वर क्रिएट करें, अदरवाइज आप ना करें। बिकॉज उनमें कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे और आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। बिकॉज आपने नया सर्वर लिया जो क्लाउड पे आपको उसका पे करना पड़ेगा पर आवर्स के हिसाब से, राइट। तो आपको उन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राइट साइजिंग। तो राइट साइजिंग का मतलब ये है कि एक मतलब जो है बड़ा अच्छा है कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसकी डेफिनेशन है कि रीस्ट्रक्चरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू ड्राइव मैक्सिमम एफिशिएंसी इज कॉल्ड राइट साइजिंग। देखो आपके पास 10 सर्वर हैं या 50 सर्वर हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 50 के प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो रहे हैं, ये फ़र्क पड़ता है। 50 में तो सिर्फ 10 सर्वर इस्तेमाल हो रहे हैं और 40 खाली पड़े हैं और किसी काम में ही नहीं आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली 50 का जो है 50 सर्वर का बिल दे रहे हैं आप। तो क्लाउड के ऊपर और इस्तेमाल सिर्फ 10 कर रहे हो, तो दैट इज़ राइट साइजिंग कि यार भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है। पहले से एडवांस में लेके मत रखो कि आपकी कुछ भी, दैट इज़ द राइट साइजिंग। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपने अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सर्वर लेने हैं और उनके हिसाब से जो है आपको डिप्लॉय करना है। तो सेकंड है राइट साइजिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर केज वेयर वर्कलोड्स आर प्रिडिक्टेबल एंड फॉलो अ सेट साइक्लिक पैटर्न। देखिए अगर ये राइट साइजिंग कहाँ पर बहुत अच्छा इफ़ेक्टिवली काम करता है, जहाँ आपको पता है कि मेरा वर्कलोड क्या है, प्रेडिक्टेबल है। जैसे बैंक के अंदर आपको पता है कि शुरुआती दिनों में कम लोड पड़ता है, मंथ एंड में जो है ज़्यादा होता है। आपने हर महीने के 5 दिन के लिए सेटिंग कर दी कि ये 5 दिन तो मेरे पास ज़्यादा लोड होता है वहाँ, तो वहाँ आपने एक सर्वर जो है प्रोवाइड कराने में 5 दिन के लिए आपके माइंड में एक साइक्लिक पैटर्न, जैसा कि आपको पता है कि यार मंथली मेरा लोड इस दिन बढ़ता है, इस दिन कम होता है, उसके हिसाब से जो है आपकी सेटिंग करके रखिए। क्लाउड पे जो है ऑटो स्केलिंग फीचर तो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, बट आप एक सेटिंग भी लगा सकते हैं साइक्लिक वे में, राइट। तो उसमें क्या होगा, आप एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपने रिसोर्स और आपको जो है ज़्यादा भी पे भी नहीं करना पड़ेगा। यूजिंग द राइट टूल एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस हेल्प्स ऑप्टिमाइज द क्लाउड कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। तो आपने राइट इस्तेमाल करना है, ओके। वहीं वाली बात है ये, तो जो ऑब्वियसली जो फर्स्ट वाली भी देखा, सेकंड वाला। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, computing total cost of ownership TPO. So TCO can bill defined as a financial estimate that covers the complete cost associated with the service throughout its lifetime. ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, ये क्या होता है यार? देखो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप का मतलब बहुत अच्छा है। पूरे साल क्लाउड को अगर मैं इस्तेमाल करूं और सारे खर्चे जोड़ दूं, मैं अपने एम्प्लॉय की सैलरी जोड़ दूं, बिजली का खर्चा जोड़ दूं, इंश्योरेंस का खर्चा जोड़ूं, सारे XYZ खर्चे जोड़ने के बाद जो मेरा एक साल का
जो निकल के आता है खर्चा, दैट इज़ टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इनमें सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं, इसके हिसाब से हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालते हैं। अगर आपने 1 साल की निकाल ली, आप 5 साल के निकाल सकते हो मल्टीप्लाई 5 करके, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का मतलब है क्लाउड में जो आपके रिसोर्सेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो खर्चा आप जोड़ोगे, और उन रिसोर्सेज को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए जो एम्प्लॉई आप रखोगे वो खर्चा आप जोड़ोगे, और स्पेस भी आपको जो है छोटा मोटा रिक्वायर्ड है अपने ऑफिस का वो भी आप जोड़ोगे, और इंटरनेट के लिए जो आप लिया है क्लाउड पे जाने के लिए हाई बैंडविड्थ तो आपने ली होगी ऑब्वियसली। खर्चे जोड़ने के बाद जो है आपका 1 साल का जो है टोटल खर्चा आएगा, जो कि आपके इंटरनेट का भी जो यूटिलाइजेशन है वो भी आपको ऑब्वियसली जोड़ा ही जाएगा खर्चा, राइट। तो सब तरीके के खर्चे जोड़ने के बाद आपके 1 साल का जो टोटल कॉस्ट ऑफ जो टोटल खर्चा आएगा दैट इज़ TCO, ताकि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो खर्चा आएगा वो कहलाता है TCO। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू इन्वेस्टिगेट द हिडन कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड अकाउंट एवरी miscellaneous expenses that may occur during the various stage of cloud deployment। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है ये पता लगाने के लिए कि क्या क्या खर्चे, ऐसे खर्चे जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहे थे, मुझे लगा बस यही तो खर्चा है। आपने एम्प्लॉय भी तो रखने पड़ेंगे, वो खर्चा भी तो आपका है। आपने इंटरनेट की स्पीड भी लेनी पड़ेगी, हाँ इंटरनेट स्पीड कलेक्शन आपको लेना पड़ेगा, तो ये खर्चा भी वो तो है आपका। और ऑब्वियसली सिस्टम चलाओगे, भले ही आप कम चलाओ, सर्वर नहीं चल रहा है बट सिस्टम तो चलाओगे, एम्प्लॉय तो सिस्टम पे ही काम करेगा, वो खर्चा आपका है, राइट। और भी बहुत सारे खर्चे हैं, अगर आपके हाई अवेलेबिलिटी लेनी है तो आपको खर्चा भी देना पड़ेगा, लाइसेंस आपको लेने पड़ सकते हैं, सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस के वो खर्चा भी आपका। तो सारे खर्चे जोड़ने के बाद जो क्लाउड का खर्चा आएगा, आप ओनरशिप का खर्चा कह सकते हैं, दैट इज SEO। तो कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है क्या होता है, एग्ज़ाम में भी बहुत आता है। जिन लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट है तो उनको याद रखने की ज़रूरत है। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का मतलब कि आपको जो खर्चा भी है पूरे साल का, जिनमें आपका सारा खर्चा ऐड करना है, सारे एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। मिसलेनियस का मतलब होता है अगर अलग अलग जितने भी खर्चे आपके हैं, हिडन खर्चे हो चाहे वो आपको नज़र आ रहे हैं वो खर्चे हो, सभी खर्चों को ऐड करके जो आप एक कॉस्ट निकालते हैं दैट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ये साल के हिसाब से निकाली जाती है, 1 ईयर के हिसाब से, और उसको फिर आप जो है 5 ईयर्स के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो जो है लाइफ टाइम हो जाती है। लाइफ टाइम का मतलब है कि 5 ईयर्स के लिए, राइट। तो इसके बाद एक बड़ी बेसिक ही चीज़ें हैं जो कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं हैं, सब्सक्रिप्शन, लाइसेंसिंग, मॉडर्न कॉस्ट कटिंग। तो आपको पता है द सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग मॉडल अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस द क्लाउड सर्विस आफ्टर एन अपफ्रंट पेमेंट इज मेड। तो क्लाउड पे जाने के बाद क्लाउड पे जाने के बाद आप कई तरीके के सब्सक्रिप्शन प्राइस इन मॉडल ले सकते हैं। जैसे कि आपकी जो सर्वर आते हैं वो भी एक बेसिक आते हैं, हाई एंड भी आते हैं, और हाई प्रोसेसिंग वाले आपके आते हैं। तो बहुत तरीके के सर्वर आपको मिलेंगे। तो प्रोसेसिंग मॉडल जो है वो आपकी मर्ज़ी की है कि आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है, आपने हाई एंड सब्सक्रिप्शन लेना है या बेसिक लेना है, किस तरीके के सब्सक्रिप्शन चाहते हैं। आप ऐसे सब्सक्रिप्शन चाहते हैं जिसमें मेरा सर्वर 1 सेकेंड के लिए भी डाउन ना हो, वो भी जो है मिल जाएगा। आप कहते हैं ये नई नॉर्मल खर्चे वाला मेरे को दिखाओ, मेरा खर्चा ज़्यादा ना आए, कोई ऐसा प्लान हो वो भी आपको जो है मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन प्राइस इन मॉडल जो है आपको एक AWS पे अलग अलग प्राइस इन मॉडल मिलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट से अलग मिलेंगे, गूगल क्लाउड पे अलग मिलेंगे। तो इन सब के अलग अलग प्राइस इन मॉडल हैं, सर्वर्स के स्टोरेज के जो आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा लाइसेंसिंग का भी खर्चा होता है। कुछ लाइसेंसिंग जो क्लाउड ऑटोमेटिक प्रोवाइड कराता है, जैसे कि विंडो के लिए MySQL जो है हो गया, आपको MongoDB हो गया, SQL हो गया, ये सारे लाइसेंस जो क्लाउड आपको प्रोवाइड कराते हैं। बट कुछ लाइसेंस हैं जो आपको परचेज करने पड़ते हैं। अगर आप अपनी इंटरप्राइज, अपनी कंपनी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लाइसेंसिंग का खर्चा आपको देखना पड़ेगा। ये भी जब टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आप कैलकुलेट करेंगे तो आपने अपने इसको ध्यान रखना है। लाइसेंसिंग का खर्चा अगर कहीं पे आपका लग रहा है तो आपको जो है वो भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लाइसेंसिंग आपको लेने पड़ेंगे, आपको परचेज करने पड़ते हैं।
पे पर यूज मेथड वेयर ऑर्गेनाइजेशन पे ओनली फॉर वट एवर रिसोर्सेज दे यूज। हाँ, ये बात ठीक है कि आप क्लाउड पे आपने जितना रिसोर्सेज इस्तेमाल किया आपने उतना ही पे करना है, बट लाइसेंसिंग का खर्चा और प्राइसिंग ये दोनों आपको ही डिसाइड करने पड़ेंगे कि मुझे कौन सा प्राइस इन मॉडल लेना है, और लाइसेंसिंग मुझे लेना है, लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेने तो है आपको, क्योंकि लाइसेंसिंग जो है वो तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज लाइसेंसिंग जो है कॉस्टली होता है। अगर आपको यूज़ करना चाहिए तो लाइसेंसिंग तो होनी है, राइट। तो अगर आपको लगता है कि ये लाइसेंसिंग से काम चल जाएगा, एक लैपटॉप पे एक वीएम बना के मेरा उसी पे लाइसेंस चला देते हैं और ठीक से जो है काम चल जाएगा, तो ठीक है। बट अगर आपको 4 सिस्टम पे वो डिवाइस चलानी है, 4 वीएम आपने बनानी है अलग अलग, तो लाइसेंस भी फिर आपको जो है 4 ही लेने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट है क्लाउड वेंडर इंडिपेंडेंस। जो है इसका मतलब बड़ा साफ है कि क्लाउड भी आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस हैं। बेनिफिट क्या होगा, अगर आप जो है माइक्रोसॉफ्ट पे हैं बट आपको सर्विस समझ नहीं आ रही, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आप AWS पर भी जा सकते हो। AWS से GCP यानी गूगल क्लाउड पे आ सकते हो, और गूगल क्लाउड से आप जो है अलीबाबा पे जा सकते हो। तो क्लाउड जो है एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं, और माइग्रेशन भी बड़ा इजी हो चुका है आजकल। सो आजकल इन क्या ऐसा नहीं है कि जो है AWS पे से नहीं जाया जा सकता है, और जो गूगल पे नहीं जाया जा सकता है। इन्होंने कंपैटिबिलिटी इस तरीके से क्रिएट कर दी कि आज की डेट में माइग्रेशन इजी हो गया है। उससे क्या होता है कि अब कस्टमर जो है अट्रैक्ट होता है, यार मुझे यहाँ AWS में मज़ा नहीं आ रहा है या काम सही नहीं हो पा रहा, तो आप गूगल पे जा सकते हो, वहाँ पे करते हैं ट्राई। तो तभी आप कर पाओगे जब यहाँ से माइग्रेशन पॉसिबल होगा। तो आजकल जो है ये एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, माइग्रेशन बहुत ईजी हो चुका है, तो आपके कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आप एज्योर से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप AWS पे जा सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है क्लाउड वेंडर इंटरडिपेंडेंस एंड गवर्नेंस। इसके बाद कुछ कॉमन इश्यूज हैं जो आप में जनरली क्लाउड इंटरडिपेंडेंट में हैं, जैसे कि आप जो आ रही है, मतलब कि इससे पहले जो है आपका कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपने दो क्लाउड पे आपकी चीज़ें पड़ी हैं, पहले आप ऐसे और इस्तेमाल कर रहे थे, फिर आपने कुछ और सर्विसेज के लिए आपने कहा कि यार AWS बढ़िया है इस काम के लिए, एक काम करो AWS भी ले लो, तो ऐसे में आपको इश्यूज आएगा। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप 2 क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी आपकी जो है रिड्यूस हो जाती है, राइट। तो एक सॉल्यूशन है कि अगर आपको 2-3 क्लाउड के साथ आप काम कर रहे हैं तो बेटर होगा आप एक ही के साथ कर रहे हैं। अगर आप पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, आप ऐसा करिए कि आप ऐसा करिए कि इस केसेस में जहां आपकी मजबूरी हो जाती है कि यार ये क्लाउड तो बहुत अच्छा है बट एक चीज़ में अच्छा नहीं है, जैसे कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेल्सफोर्स काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू AWS एंड एज्योर, तो यार ऑब्वियसली मैं वो सर्विसेज के लिए सेल्सफोर्स को प्रेफर करूँगा। तो कहीं ना कहीं फिर वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। द डिजायर्ड service levels and resolution of issues for all cloud function must be promised through a documented mechanism। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर कोई क्लाउड नहीं दे रहा है तो क्वालिटी नहीं दे रहा है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप क्लाउड पे जा रहे हैं तो सब कुछ लिखा हुआ हो कि अगर आप मुझे नहीं दे पाएँ तो जो प्रॉमिस अभी आप किए हैं, आप जो कर रहे हैं प्रॉमिस पूरे नहीं कर पाएँ, तो आप जो है मैं अगले जो है आपके अगेंस्ट में जो लीगल केस कर सकता हूँ। आप मुझे इतना फ़ाइन देना पड़ेगा आपको। आप जो है कि मना नहीं कर सकते, आप रिटर्न में लिख के दो कि आपने जो ये प्रॉमिस मुझसे कर रहे हैं और ये पूरे ना होने पे आपको जो है इसके देने पड़ेंगे, इसके अगेंस्ट में जो भी नुकसान होगा, या फिर मैं आपको लीगल केस कर सकूँ। ये सब फाइनल जो है मतलब ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन जो है कंपनी में कभी नहीं चलता है। कंपनी में सारे जो है चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेड होती हैं, जो वर्क हैं डॉक्यूमेंटेड होते रिटर्न फॉर्म में होती है, राइट, ताकि बाद में कोई भी इशू जो है आए तो लीगल स्टेप जो है लिया जा सके, राइट। इसके बाद जो इश्यूज हैं वो हैं फेल्योर टू गेट द बिग पिक्चर। तो इसमें बस इतना ही है कि कई बार आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं पर कई बार आपको उतना ही अच्छा आउटपुट नहीं मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि
क्लियर अंडरस्टैंडिंग इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस प्रोसेसेस एंड वेंडर रोल्स मस्ट बी अचीव्ड, राइट। तो पहले आपको एक इसका बेस्ट तरीका यह है कि उस चीज़ पे आपको महारत हासिल होना चाहिए। पहले आप माहिर हो उस काम को करने में कि यार मैं एक्सपर्ट हूँ ये काम करने में, ये मेरी जो है एम्प्लॉय हैं, मेरी टीम एक्सपर्ट है। अगर आप भी फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही हैं तब आप उसको रिजॉल्व करें, बिकॉज होता यह है कि कई बार बंदों को क्लाउड की नॉलेज नहीं है तो इन में जो है आप क्लाउड को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो पहले आपको नॉलेज होना जो है चाहिए इन चीज़ों का, या आप उसकी प्रोसेस को समझिए और उन पे अपने जो है काम को समझिए, और उसके बाद जो है आप रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं रिजॉल्व आपसे होती है तो कोई इशू भी ऐसा है कि यार क्लाउड को नहीं समझ आ रहा है क्लाउड पे, तो फिर आप जो है अपनी मतलब वो इशू जो हैं आप कंपनी को या वेंडर को बता सकते हैं, और फिर वो सॉल्यूशन आप जो है चाहते हैं जो वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा सॉल्यूशन। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आज की डेट में जो है AWS या Azure सॉल्व नहीं कर सकती है, राइट। तो किसी भी इंटरप्राइज की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की कंपनी हो, चाहे वो IT डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन लाइन हो, चाहे हेल्थ इंडस्ट्रीज हो, क्लाउड ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व नहीं कर सके। कंपनी के इस जो सभी इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ज़रूरी है कि आप उनसे बात करें और उनको रिजॉल्व कराएं, राइट। क्योंकि सिक्योरिटी में अगर कहीं भी कोई इशू रहता है, कोई भी वीक पॉइंट रहता है, तो आपको करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो सिक्योरिटी का एक इशू रहता है, और तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम जो है मॉनिटरिंग करें, ऑडिटिंग करें, हर 6 महीने में एक रिपोर्ट तैयार करें, क्या कितने तरीके के वायरस अटैक हमारे सिस्टम पे कोशिश की गई है, या फिर कितने तरीके के इस बार पासवर्ड हमें जो है हमारे लीक हुए थे, या कितना डेटा लीक हुआ है। ये सारी चीज़ों को जो आपको ऑडिटिंग करिए, प्रॉपर सिक्योरिटी के बारे में बात करिए, हर 6 महीने पे कोशिश करिए कि आपका इनक्रिप्शन टेक्निक जो है चेंज कर दें, या कोई जो है एल्गोरिथम लगा दें, ताकि जो है हैकर उसे जल्दी से ना पकड़ पाएँ, राइट। बिकॉज होता है कि अगर धीरे धीरे इस बात तक पहुंचते हैं कि ये बंदा जो है ये इनक्रिप्शन टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, बट अगर आपकी फ्रिक्वेंटली अपनी इनक्रिप्शन टेक्निक जो है जो चेंज करते रहते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए तो उनके ये कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैचिंग करने के लिए। आपके डेटा को हैक करना या लीक करना, तो बेहतर होगा कि आप एक इनक्रिप्शन टेक्निक प्रॉपरली टाइम टू टाइम जो है साइक्लिक में आप जो है चेंज करते रहें और काम करते रहें, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट, सेलेक्टिंग द राइट स्केलेबल एप्लीकेशन। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सेलेक्टिंग द राइट स्केलेबल एप्लीकेशन जो है आप कैसे लेनी है, कौन सी एप्लीकेशन लेनी है, ये सब इसमें यहाँ पे हैं। द सॉफ्टवेयर फीचर ऑफ द एप्लीकेशन एंड इट्स डिज़ाइन मस्ट बी एबल टू सपोर्ट द स्केलेबल आर्किटेक्चर ऑफ द क्लाउड, राइट। तो जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो, आप ऐसी बनाएं जो क्लाउड कंपैटिबल हो। ठीक ऐसा ही कोई चीज़ है जिसमें आप उसमें जो है क्रिएट ना करें जो क्लाउड पे अवेलेबल नहीं है, या कुछ अजीब सी है जिसके लिए आपको दोबारा क्लाउड से वापस आपके सिस्टम पे आना पड़ रहा है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। When an application is not designed to use system resources efficiently, it's ends to underperform and demand more attention to under required to achieve the expected level of performance. ऑब्वियसली अगर आपने कोई एप्लीकेशन ऐसे ही बनाई हैं जो क्लाउड पे ही प्रॉपरली वर्क नहीं करती, तो नॉर्मल इन्वायरमेंट में जो आपने आपका जो सिनारियो होता है बिना क्लाउड के, उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ऑब्वियसली फिर आप क्लाउड के प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप एप्लीकेशन को मॉडिफाई करिए और उसके हिसाब से फिर क्लाउड को यूटिलाइज करिए। उस एप्लीकेशन को जबरन कराएंगे क्लाउड पे, तो वहाँ जो है ज़्यादा एफिशिएंट भी चलेगी। उसका डिज़ाइन जो है इस तरीके का होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो मॉडिफिकेशन कराइए और अकॉर्डिंग टू क्लाउड, राइट। तो बिकॉज क्लाउड में और नॉन क्लाउड इन्वायरमेंट में बहुत फ़र्क होता है, तो पहले आप इन चीज़ों को क्लाउड कंपैटिबल बनाएंगे, उसके बाद जो है माइग्रेट करेंगे, राइट। ऐसे ही नहीं बनी हुई एप्लीकेशन क्लाउड को माइग्रेट करेंगे। क्लाउड पे जो चीज़ें हैं अलग तरीके से काम करता है, नॉर्मल इन्वायरमेंट में अलग तरीके से काम करती है, तो उन्हें आपको रीडिज़ाइन तो करना ही पड़ेगा दोबारा से, राइट। तो बाकी जो है आई थिंक ये लेस टॉपिक था हमारा, और यहाँ पे जो है समरी हैं, आप पास करके जो है एक एक ये सब पढ़ लीजिएगा,
आपको ये दिख जाएगा और कुछ पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस किए हुए हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे।